हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। देखो बेटे, आज हमारे पास है क्लास 12 यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 11। और बेटे, इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां से आप पूरे 4th यूनिट को पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। तो बच्चों, हमारा आज का टारगेट है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। बेटे, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक, क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चंस और पाठ्य निहित प्रश्न और उदाहरण हमने इससे पहले वीडियोस में सारे कर लिए हैं। तो इसलिए आज बेटे हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक करेंगे, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। और हमारा यूनिट का नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, अभ्यास का 21वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इन्होंने कहा है बेटे, स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। SO2Cl2 इज इक्वल टू SO2 प्लस Cl2। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखी बेटे, समीकरण इन्होंने दे रखी है। क्या समीकरण दे रखी है? SO2Cl2 किस तरह टूट रहा है बेटे? ये टूट रहा है SO2 प्लस Cl2 में। ठीक है, फिर क्या कहा इन्होंने? प्रयोग दे रखा बेटे, पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग। उसके बाद दे रखा समय 0 सेकंड पर, तो कुल दाब है 0.5 ATM पूरे अभिक्रिया पात्र का, यानी पूरे अभिक्रिया मिश्रण का। और बेटे 100 सेकंड पर कुल दाब है 0.6। इन्होंने कहा है कि अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 ATM हो। तो बेटे, अभिक्रिया वेग की गणना तो हम कर लेंगे, पर अभिक्रिया वेग निकालने के लिए हमें चाहिए होता है वेग स्थिरांक। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक निकालने का तरीका देखो कितना आसान है, पहले भी मैंने इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं। इन्होंने दे रखा है इक्वेशन SOCl2 इज इक्वल टू SO2 प्लस Cl2। हम लिखेंगे यहाँ P0 यानी प्रेशर एट 0 सेकेंड, और फिर लिखेंगे नीचे प्रेशर एट 100 सेकेंड। क्योंकि इन्होंने जो हमें सारणी दी है, उस सारणी में बेटे 0 सेकंड पर दिया है दाब और 100 सेकंड पर दिया है। तो 0 सेकंड पर कुल दाब बताओ कितना है? 0.5 है ना बेटे, 0.5। तो वो दाब इसी का ही तो होगा, क्योंकि 0 सेकंड पर तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है कि जो SO2 और Cl2 बन जाए। अब बेटे 100 सेकंड पर मान लो इसका दाब कम हो गया है X। ध्यान से देखियो, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। इसका दाब 1 मोल जब इसका टूटता है तो इसका भी एक बनता है, इसका भी 1 ही मोल बनता है। तो इसका कितना दाब कम हुआ? X। तो इसका भी जो जितना भी SO2 बना होगा उसने X दाब पैदा किया होगा, और जितना Cl2 बना होगा उसने भी कितना दाब पैदा किया होगा बेटे? X। तो 100 सेकंड पर कुल दाब यदि हमें निकालना है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 100 सेकंड पर यदि कुल दाब निकालना है तो 0.5 माइनस एक्स, ये तो हो गया SO2Cl2 का दाब, प्लस एक्स ये हो गया SO2 का दाब, प्लस एक्स ये हो गया Cl2 का दाब। यहाँ लिखेंगे हम कुल दाब, सारणी में देख के बताओ कितना है कुल दाब 100 सेकंड पर। 100 सेकंड पर कुल दाब है बेटे 0.6। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.6 में से हम क्या घटाएंगे? 0.5। देखो समझ में आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन हमने बेटे पहले भी करे ना। कितना बचेगा बताओ? ये बचेगा 0.1। ये लिख दिया हमने, x की वैल्यू मैंने कर ली सुरक्षित, क्योंकि मुझे x का मान उठा के रखना है यहाँ। जब x का मान यहाँ रखूंगा जब ही SO2Cl2 का 100 सेकंड पर दाब आएगा। तो यदि आपको P100 निकालना है अभिकारक का, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1। एक्स की वैल्यू 0.1 थी ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटे? P100 हो जाएगा हमारे पास, बताओ 0.4। ये हो गया हमारे पास अभिकारक का 100 सेकंड पर दाब।
अब आप लगा दो समाकलित वेग समीकरण, क्योंकि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक दाब बटे 100 सेकंड पर दाब। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, कितने सेकंड पे देख रहे हैं हम, 100 सेकंड पे, और लॉग बताओ प्रारंभिक दाब कितना था, 0.5 था, और 100 सेकंड पर दाब P100 कितना है, 0.4। ये डेसिमल तो हट ही जाएगा यहाँ से, इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा और इस 100 की वजह से 0.2 अंक चला जाएगा इधर। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास k इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहेंगे सब बच्चे, 0.02303 लॉग 5 माइनस लॉग 4 ही तो लिखूंगा बेटे इसे, आपको तो लॉग का नियम याद है। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, क्या लिखूं बेटे, 0.02303 और लॉग 5 की वैल्यू आपके याद होगी 0.6989 माइनस लॉग 4 की वैल्यू होती है लॉग 2 से जस्ट डबल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटे, यहां से लिख दूं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है हमारे पास, यहां से लिख रहा है इधर से, ये हो जाएगा बेटे, यहां से लिख रहा हूं मैं, k इज इक्वल टू 0.02303 इंटू 0.6989 में से घटाना है 0.6080, ये आ जाएगा 0.0969, 0.0969। अब आपको क्या करना है बेटे, अब करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा और ये आएगा 2.23 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास आ गया वेग स्थिरांक, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आगे बिल्कुल भी नहीं चलना था। तो सबसे पहले हमने निकाला है नंबर 1 पे वेग स्थिरांक। अब नंबर 2, उन्होंने हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा था उसे हम नंबर 2 में देखेंगे। इन्होंने पूछा था कि यदि कुल दाब जो है, कुल दाब को मैं P1 कह दूं, यदि कुल दाब कितना कह रहे थे, ये कह रहे थे यदि कुल दाब हो 0.65 वायुमंडल ATM, कुल दाब यदि इतना है तो वेग बताओ कितना होगा। तो वेग को हम लिख सकते हैं r कितना होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलो कोई बात नहीं, इसे भी कर लेंगे इसी तरीके से। आप रिएक्शन लिखो, SO2Cl2 टूट रहा है SO2 प्लस Cl2 में, यहाँ लिखेंगे P0 और यहाँ लिखेंगे P1, बस P1 लिख दिया मैंने, P2 लिख दो, P3 मर्जी है आपकी। यूं बताओ कितना था दाब स्टार्टिंग में, सारणी देख के बताओ टोटल दाब कितना था, 0.5 था, ये दोनों तो बने नहीं थे 0। और अब वे इसमें से बेटे मान लो x कम हो गया तो ये भी x दाब पैदा करेगा और ये भी x दाब पैदा करेगा, तीनों का जोड़ हमें कह रहे कि कितना होना चाहिए, 0.65 होना चाहिए टोटल दाब, कह रहे ना। यदि दाब कितना हो 0.65 तो मैं लिखूंगा 0.5 माइनस x और ये जोड़ दिया प्लस x, ये प्लस x। गैसीय मिश्रण में बर्तन में तीनों गैसें होंगी ना, ये वाली गैस इतना दाब पैदा कर रही, SO2 इतना दाब पैदा कर रही, Cl2 इतना दाब पैदा कर रही, तीनों दाब का योग कितना होना चाहिए बेटे, होना चाहिए इनके हिसाब से 0.65। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें निकालना है x इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा बताओ, 0.65 में से हमें घटाना है 0.50, लिख दूंगे इसे, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटे, 0.15। ये हमने सुरक्षित कर लिया क्योंकि मैं उठा के यहाँ रखूंगा, यहाँ इस जगह ही तो रखूंगा, तो जब ही तो निकलेगा हमारे पास क्या, P1, SO2Cl2 का P1 निकलेगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ, इसलिए बेटे हम लिख रहे हैं P1 इज इक्वल टू क्या था, 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x था और ये हो जाएगा आपका 0.5, x की वैल्यू कितनी आई बेटे, 0.15। तो इस तरह हमारे पास क्या निकलेगा, P1, और P1 निकल जाएगा आपके पास, कितना निकलेगा बेटे, 0.35 ATM।
ये आपके पास आया P1। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अब आप लगाओगे वेग नियम, ठीक है, यहां लिख दूं मैं, क्योंकि वेग नियम से, यदि आप वेग नियम लगाओगे ना तो R इज इक्वल टू के और प्रेशर, यही तो लगेगा भाई। सांद्रता की जगह मुझे दाब लिखना पड़ेगा, और वो दाब लिखना पड़ेगा जितना इन्होंने बताया है। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के हमने सुरक्षित करा था 2.23 गुणा 10 की घात -3, 2.23 गुणा 10 की घात -3, और P1 हमारा कितना है 0.35। तो इनका जब आप दोनों की गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 7.8 गुणा 10 की घात -4, 7.8 गुणा 10 की घात -4। और मात्रक आपको वेग का क्या लिखना है यहाँ बेटे, इसमें सांद्रता तो है नहीं, तो सांद्रता की जगह मैं लिखूंगा ATM। ये हमारा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 23 देखो ध्यान से। इन्होंने कहा 546 केल्विन ताप पर, 546 केल्विन ताप का मतलब टेम्परेचर इन्होंने दे दिया है हमें 546 केल्विन। अब क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक दे रखा बेटे। वेग स्थिरांक को आप लिखते हो के, कितना दे रखा है वेग स्थिरांक 2.418 गुणा 10 की घात कितनी है -5 सेकंड इनवर्स है। यदि सक्रियण ऊर्जा 179.9 किलोजूल प्रति मोल हो, सक्रियण ऊर्जा दी बेटे इन्होंने, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना दिया बेटे 179.9 किलो जूल प्रति मोल। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, किलो जूल थोड़ा ही हमें चाहिए, हमें तो जूल चाहिए। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करोगे, और जब आप 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव को आप बढ़ाओगे 3 अंक आगे, एक अंक तो है हमारे पास, 2 जीरो लगा दिए, ये हो गया जूल प्रति मोल या जूल मोल इनवर्स। फिर क्या कह रहे हैं, तो पूर्व घातांकी गुणन का मान ज्ञात, गुणन का मान क्या होगा। ये बेटे हमारे से ए पूछ रहे, ए की वैल्यू बताओ, और आर का मान आपको पता ही है क्या होता है, आर का मान 8.314 क्या होता है मात्रक जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ए पूछ रहे बेटे, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। आप क्या करोगे, आर्हेनियस समीकरण लगाओगे और थोड़ा लॉग वाला लगाओगे, वैसा नहीं लगाना आपको, घातांक रूप आप लिखो, क्योंकि घातांक रूप जब भी हम यूज करते हैं तो घातांक रूप में बेटे कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि घातांक रूप का प्रयोग किसी भी न्यूमेरिकल में आपको नहीं करना है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि आर्हेनियस समीकरण को स्पष्ट करो, तो लिख दो आप घातांक रूप, पर न्यूमेरिकल्स में तो आपको लॉग वाला वैल्यू ही, लॉग वाला फार्मूला ही यूज करना है। तो यदि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT है और हमें निकालना है a, तो a log a को यदि मैं यहाँ रखूं तो यह पूरी वैल्यू माइनस की इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटे log a इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहियो, ये लिखा मैंने log k और इसमें प्लस कर दिया ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है बेटे, अब हम रख रहे हैं इसमें वैल्यू, log a इज इक्वल टू log k का मान देखो कितना है, ये दे रखा k का मान कितना है बेटे, ये है 2.418 गुणा 10 की घात देखियो कितनी है -5 प्लस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी 179900 179900 अपॉन 2.303 आर की वैल्यू तो याद है आपके 8.314 इंटू ये क्या है टी, टेम्परेचर कितना है 546 केल्विन।
तो ये हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बिल्कुल, ये हो जाएगा log a, यहाँ लिख दूं, यहाँ तो दिखाई देगा आपको, log a इज इक्वल टू, हमारे पास है log 2.418 गुणा 10 की घात -5। इसका जब आप log निकाल लोगे log टेबल से तो ये आ जाएगा -4.6184 प्लस, और इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, इन तीनों की गुणा करके इन तीनों से इसे भाग दोगे तो ये आ जाएगा बेटे 17.21। तो ये हो जाएगा बेटे log a इज इक्वल टू, माइनस के 4.6184 है और प्लस के हैं 17.21, ये आ जाएगा 12.5916। अब आपको a निकालना है तो इसका निकाल लोगे आप एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा, यहां से लिख दूं, a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, किसका एंटी लॉग निकालना, 12.5916, 12.5916 का एंटी लॉग आपको लेना है। और एंटी लॉग टेबल से जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा 3.9 गुणा 10 की घात 12, 3.9 गुणा 10 की घात 12 सेकंड इनवर्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे थे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब है हमारे पास बेटे अभ्यास का 24वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। 24वें क्वेश्चन में कहा किसी अभिक्रिया A इज इक्वल टू उत्पाद के लिए K बराबर 2 गुणा 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स है। वेग स्थिरांक दे दिया इन्होंने, कितना दिया बेटे वेग स्थिरांक, 2 गुणा 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स। फिर क्या कह रहे, फिर कह रहे यदि A की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, प्रारंभिक सांद्रता दी बेटे, जिसे कुछ बच्चे तो R0 से लिखते हैं, कुछ लिखते हैं A से, कितनी दी बेटे प्रारंभिक सांद्रता, 1 मोल प्रति लीटर, या 1 के बाद आप लिख सकते हो कैपिटल M, कैपिटल M संकेत है मोलरता का, और मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर ही होता है। ठीक है, अब देखो क्या कहा इन्होंने, तो 100 सेकंड के पश्चात, टाइम दिया इन्होंने हमें कितना, टाइम दिया इन्होंने 100 सेकंड, ये लिख लिया मैंने 100 सेकंड। फिर इन्होंने कहा के पश्चात इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी, अंतिम सांद्रता R पूछी बेटे, या फिर आप कह सकते हो A माइनस एक्स पूछा इन्होंने, कितना रह जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, समाकलित वेग समीकरण लगाई, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता, ऐसे ही तो लगता है फार्मूला। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, K की जगह क्या लिखूं बताओ, K की जगह लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात -2, 2.303, T की जगह क्या लिखेंगे, टाइम कितना है 100 सेकंड का है, फिर दशमलव यहाँ सरका दियो 2 अंक, और ये माइनस का 2 है, इसे भी सरका देंगे हम इधर 2 अंक दशमलव को। लॉग प्रारंभिक सांद्रता R0 देखो कितनी है, 1 है, और अंतिम सांद्रता निकालनी है, मैंने लिख लिया इसे R, बस R लिख लिया। अब क्या करोगे आप, जब 10 की घात -2 है तो इसे मैं 0.02 लिख सकता हूं ना, और इसे 100 से भाग करोगे तो 0.02303, और ये लॉग का नियम लगा दिया, log 1 माइनस log R। अब इसे इसके बटे में ले जाऊं, ये हो जाएगा 0.02 अपॉन 0.02303 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 0 होती है, माइनस ये हो गया आपका log R। और जब आप इसे बेटे भाग करोगे ना तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखियो, 0.86, ये आ जाएगा बेटे 0.8684 इज इक्वल टू माइनस का log R। तो यदि आपको R निकालना, माइनस का निशान तो इधर ले जाएंगे हम, और log इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो यदि आपको R निकालना है तो R इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस का निशान भी इधर ले गए, 0.8684 का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, माइनस के 0.8684 का एंटी लॉग। और जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा बेटे, एंटी लॉग लेने पे
0.135 0.135 यह आया हमारे पास अंतिम सांद्रता, या तो आप कह दो इसे कैपिटल एम, और या फिर आप कह सकते हो 0.135 मोल लीटर इनवर्स। ये दोनों में से कोई सा भी मात्रक आप दे सकते हो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हमारे पास है बेटे अभ्यास का 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में कहा अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जिसे आप कहते हो आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया। इसमें बताया था कि पानी तो होगा बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए इसकी सांद्रता नहीं बदलेगी, पर सुक्रोज की तो बदलेगी। इसकी आणविकता तो 2 होगी पर कोटि होगी 1। ठीक है, चलो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था, 2 बार पढ़ लिया था। क्वेश्चन पे ध्यान दो आप। इस अभिक्रिया की अर्धायु दे रखी 3 घंटे, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ टी हाफ। टी हाफ बराबर है 3 घंटे। उसके बाद क्या कहा बेटे? उसके बाद कहा 8 घंटे बाद नमूने में सुक्रोज का कितना अंश, कितना अंश, अंश का मतलब समझते हो? 8 घंटे बाद टाइम दिया इन्होंने, टाइम दिया हमें 8 घंटे बाद, अर्धायु है 3 घंटे, और 8 घंटे बाद पूछा कितना अंश। ध्यान से सुनो, अंश। यदि वो बेटे प्रतिशतता में सवाल को पूछता तो हम लेते प्रारंभिक मात्रा को 100, और यदि वो सवाल को पूछता है भाग में या अंश में या हिस्से में, तो हम प्रारंभिक मात्रा को कितना लेते हैं बेटे? 1 लेते हैं, 1। तो इसलिए यहाँ प्रारंभिक मात्रा R0 को मैं लूंगा 1। कुछ बच्चे R0 लिखते हैं, कुछ लिखते हैं स्मॉल a, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम मात्रा R इन्होंने पूछी है हमारे से कितनी होगी। तो कर रहे क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप फार्मूला लगा दो, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग प्रारंभिक मात्रा बटे अंतिम मात्रा। इन्होंने अंतिम मात्रा पूछी हमारे से, तो कितना दे रखा? टाइम कितने घंटे का दे रखा? 8 घंटे का। 2.303 के का फार्मूला सबके याद है, छोटे वाला 0.693 अपॉन टी हाफ। आपको पता है टी हाफ यहाँ चला जाएगा। लॉग प्रारंभिक मात्रा हमने कितनी ली? 1, और इसे मैं खाली R ही लिख रहा, तो ये हो जाएगा 8। ध्यान से देखते रहिए सब, 8 तो ये हो गया, और ये हो गया 2.303 अपॉन 0.693, और टी हाफ की वैल्यू ऊपर ही ले जाके रख दो। कितनी है? 3 घंटे है, ये रख दिया 3, और ये हो गया आपका, इसे लिखो आप log 1 माइनस log R। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 3। log 1 का वैल्यू 0, इसे लिखता ही नहीं, माइनस log R। अब देखो ध्यान से, आपको यदि log R निकालना है तो इसकी गुणा इधर होगी, ये दोनों जाएंगे इसके बटे में, तो मैं लिखूंगा माइनस का log R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 में तो 0.693 की गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 में तो गुणा हो जाएगी 0.693 की, और अपॉन में क्या जाएगा बेटे? अपॉन में जाएगा 2.303 इंटू 3। ये हो गया 2.303 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस का log R इज इक्वल टू, उनका जब आप कैलकुलेशन करोगे 0.8024 आ जाएगा, 0.8024। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, इधर तो एंटी लॉग लिखना पड़ेगा ना, एंटी लॉग ऑफ, ये माइनस का निशान भी इधर लेंगे, 0.8024। और जब आप इसका एंटी लॉग लोगे लॉग टेबल से, तो एंटी लॉग इसका आएगा 0.1576, 0.1576। इतने कैपिटल M लिख दो, या फिर आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। आप मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे बेटे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। 26वां क्वेश्चन है ना बेटे इस बार। 26वां क्वेश्चन देखो जरा। इन्होंने कहा हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है।
ई ए की गणना कीजिए। ई ए का मतलब सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। और इन्होंने दे रखा है एक समीकरण k इज इक्वल टू 4.5 गुणा 10 की घात 11 सेकेंड इनवर्स ई की पावर 28,000 k अपॉन टी, यही तो दे रखा। तो करें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे यूं बताओ, आर्हेनियस समीकरण आपके याद है क्या? आर्हेनियस समीकरण से, आर्हेनियस समीकरण याद है ना आपके? k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यह आर्हेनियस समीकरण है। ये लिख दिया मैंने नंबर 1। और दिया है, चलो मैं दिया है ही लिख दूं। इन्होंने क्या समीकरण दे रखा? इन्होंने दे रखा k इज इक्वल टू 4.5 गुणा 10 की घात 11 सेकंड इनवर्स मात्रक, चलो लिख दूं, चलो सेकंड इनवर्स। और फिर दिया इन्होंने e की पावर कितनी दी बेटे? माइनस 28,000 k अपॉन टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कुछ बच्चे जो है ना इस k से बहुत ज्यादा डरते हैं। k क्या है? k यहाँ वेग स्थिरांक बिल्कुल भी नहीं है। वेग स्थिरांक तो ये लिखा हुआ है, ये तो केल्विन है, मतलब ये तो मात्रक है केल्विन। इससे डरने की जरूरत नहीं, इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ सेकंड इनवर्स यदि नहीं लिखेंगे तब भी होगा क्वेश्चन। केल्विन मात्रक लिख रखा है और कुछ नहीं है। आप क्या करो बेटे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करो। मैं लिख रहा हूं यहाँ, चलो समीकरण 1 व 2 की क्या करनी है बेटे? तुलना। तुलना करने पर, चलो इनकी तुलना कर रहे हैं दोनों की। जब दोनों की तुलना करोगे ध्यान से देखियो, पावर पावर देखो, माइनस भी नहीं देख रहा मैं, इस माइनस को उठाने का नहीं। ई ए अपॉन आर टी तो यहाँ लिख रहा, ई ए अपॉन आर टी, ये तो लिख दिया मैंने आर्हेनियस समीकरण से। और यहाँ लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बेटे? 28,000 के अपॉन टी। के से बिल्कुल नहीं डरना, कभी के से डर जाओ आप, ये तो सिर्फ मात्रक है। आप इस टी से टी को काटो बस, और आर को ले जाओ यहाँ, तो ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 28,000 गुणा आर। और आर की वैल्यू आपके याद है, ई ए इज इक्वल टू 28,000 गुणा 8.314। और जब आप इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, 232792 इतने जूल प्रति मोल। जूल प्रति मोल ये आंसर है। यदि आपको किलो जूल में देना है तो दशमलव को उठा के 3 अंक पहले रखती हो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 232.792। अब ये हो गया किलो जूल प्रति मोल। मर्जी आपकी है, आपको जूल प्रति मोल में देना है उत्तर या किलो जूल प्रति मोल में देना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 27 देखो जरा ध्यान से, बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। 27वां क्वेश्चन है, H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 K अपॉन टी। इस अभिक्रिया के लिए ई ए की गणना कीजिए। एक तो पूछा है इन्होंने हमारे से सक्रियण ऊर्जा, और फिर कह रहे कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी। एक पूछा वो ताप जिस ताप पर टी हाफ कितना हो जाए, 256 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। ये हमारा अभ्यास का कौन सा क्वेश्चन है बेटे? 27वां क्वेश्चन है हमारी किताब की एक्सरसाइज का। तो आप एक काम करो, पहले तो हम निकाल रहे इसका सक्रियण ऊर्जा के लिए सॉल्व करेंगे। मुझे यूं बताओ, आर्हेनियस समीकरण याद है क्या आपके? आर्हेनियस समीकरण, हमें जो इन्होंने समीकरण दिया ना वो लॉग फॉर्म वाला दिया, इसलिए आर्हेनियस समीकरण भी हम लॉग वाला ही लिखेंगे, जिससे हम न्यूमेरिकल ज्यादातर करते हैं। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया मैंने। अब इन्होंने क्या दिया है वो लिख लूं जरा मैं। इन्होंने भी तो दिया है एक समीकरण, उसी के साथ तो तुलना करनी है। इन्होंने दिया है बेटे log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 और बेटे गुणा कितनी दी 10⁴ केल्विन। इस के से कोई ना डरियो कभी, इस के से डरते रहो बार बार, अपॉन टी। इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं बार बार कहता हूं कि ये मात्रक है, सिर्फ कभी सोचो भी यहाँ इन्होंने वेग स्थिरांक दे दिया। अब आप एक काम करो, समीकरण 1 व 2 की कर लो तुलना, दोनों का कंपैरिजन मार लो। यदि आप दोनों की तुलना करोगे ना, इसे उठाओ पहले तो माइनस के बाद वाले को, और फिर इसे उठाएंगे माइनस के बाद वाले को, तो ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू, इसे उठाइए जरा, 1.25 गुणा 10⁴ और के दे रखा, के से डरना नहीं है, सिर्फ केल्विन है और कुछ नहीं है, कभी इसे कैलकुलेट करने लग जाओ। टी, आप टी से टी कैंसिल कर दो, और बाकी ये जो 2.303 है इसे भी वहां ले जाओ, आर को भी वहां ले जाओ, ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू 1.25 गुणा 10⁴ तो है ही, ये 2.303 जो कांस्टेंट होता है उसे भी ले गए और आर को भी ले गए, आर की वैल्यू रख रहे चलो। EA इज इक्वल टू 1.25 गुणा 10⁴ गुणा 2.303 और आर की वैल्यू होती है 8.314। इन सब का मारना है मल्टीप्लाई। जब आप बेटे इन सब डिजिट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 23.93 गुणा 10⁻, कितनी लिखूं बेटे, 10⁻ आएगी आपकी 4 जूल प्रति मोल। ये आंसर आ गया आपका, एक आंसर। और यदि किलो जूल में देना है, यदि आपको देना है किलो जूल में, तो डेसिमल आपको 3 डिजिट इधर सरकाना पड़ेगा, और 10⁻4 जो है इसे भी खत्म कर दो, डिजिट हम सरका देंगे, तो यहाँ करके लिख दूं मैं। मतलब आप इसे 1000 से भाग करोगे ना, और जब 1000 से भाग करोगे 10⁻3 से जब इसे भाग करोगे तो 10⁻3 से 10⁻3 घटेंगी, कट जाएंगी, एक ही घात बचेगी, उस 10 की एक घात की वजह से 0.1 अंक आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 239.3। ये हो जाएगा जूल से हमने बदल दिया किलो जूल प्रति मोल में। ठीक है, मर्जी आपकी है, चाहे जूल प्रति मोल में आंसर दे दो या दे दो किलो जूल प्रति मोल में। अब इसका आया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये हमारे से यूं पूछ रहे बेटे कि कितने ताप पर, मैं लिखूं ताप कितना हो जो अर्धायु काल कितना हो जाए, कितने ताप पर अर्धायु काल कितना कह रहे हैं, कितना हो जाए, देखियो जरा क्वेश्चन में 256 मिनट, और 256 मिनट तो हमें यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है सेकंड, तो 256 गुणा 60 सेकंड यूज करेंगे हम, किसकी जगह, टी हाफ की जगह। चलो लगाओ अच्छा फार्मूला। फार्मूला है, ध्यान से देखना है, log k इज इक्वल टू, हम वो फार्मूला लगा रहे, आ रही नहीं इसका जो इन्होंने दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁻4 अपॉन टी, यही तो दे रखा है बेटे। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज करेंगे इस के को, लॉग के को क्या लिखते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, याद है ना फार्मूला, इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁻4 बटे टी। टेम्परेचर पूछ रहे हैं कितने ताप पर, इस टी को ही तो कैलकुलेट करेंगे हम, चलो कर लेंगे कैलकुलेट, कोई बात नहीं। यूं बताओ टी हाफ कितना होना चाहिए, 256 गुणा 60, तो इस टी हाफ की जगह 256 गुणा 60 लिख दूं, ये हो जाएगा log 0.693 अपॉन 256 गुणा 60 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10⁻4 अपॉन टी। ठीक है बेटे, तो ये 0.693 अपॉन 256 गुणा 60 है, ये आ जाएगा आपका 4.51 गुणा 10⁻⁻5।
4.51 गुणा 10 की घात 5 आ जाएगा कैलकुलेट करके, जब इसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 4.51 गुणा 10 की घात -5, माइनस है ध्यान रखना, -5 है। चलो इसे सही करके लिख दूं थोड़ा, कभी आप जब नोट्स बनाओ तो कंफ्यूज हो जाओ। ये आ जाएगा बेटे 4.51 गुणा 10 की घात -5 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 अपॉन कैपिटल टी। अब देखो ध्यान से, जब आप इसका लॉग निकाल लोगे ना, इसका लॉग निकाल लोगे तो इसका लॉग आ जाएगा -4.35, -4.35 तो आ गया इसका लॉग, और ये बाकी जो का तू है 14.34 माइनस 1.25 गुणा 10 की घात 4 अपॉन टी। अब देखो, अब आपको क्या करना है, हमें बेटे इस टी की वैल्यू निकालनी। मैं इस सारे को उठा के, ये माइनस का है इसे तो लेके आ रहा है यहाँ, और ये माइनस का है इसे लेके जा रहा हूँ उधर, ये हो जाएगा माइनस का वैल्यू इधर आगे प्लस का हो जाएगा। 1.25 गुणा 10 की घात 4 अपॉन टी इज इक्वल टू 14.34, और ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की होगी 4.35। तो ये हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखते रहिए जरा, अब हमारे पास जगह भी कम बची बोर्ड में, अपॉन टी इज इक्वल टू, इन दोनों को हमें जोड़ना है, 18.69 हो जाएगा, 18.69। अब क्या करना है बेटे, अब हमें निकालना है टी को वहां ले जाओ, इसे लेके आओ इसके बटे में। टी इज इक्वल टू 1.25 गुणा 10 की घात 4, और ये आ गया बटे में 18 क्या लिखूं इसे, 69। बस इसे तो कर लोगे कैलकुलेट, ये आ जाएगा आपके पास 669 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर अर्ध आयु काल, इतने टेम्परेचर पर अर्ध आयु काल कितना हो जाएगा, 256 मिनट या 256 गुणा 60 सेकंड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा हमारा बेसब्री है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हमारे पास है अभ्यास का 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में कहा बेटे 10 डिग्री सी ताप पर टेम्परेचर दिया इन्होंने, मैंने लिखा T1 इज इक्वल टू, डिग्री सी है ना, तो डिग्री सी में जोड़ लो आप 273, ये हो जाएगा केल्विन में, कितना हो गया बेटे 283 केल्विन। इन्होंने कहा 10 डिग्री सी ताप पर ए के उत्पादन में विघटन के लिए के का मान दिया, K1 लिख लूं इसे, जब पहले वाले ताप के दिया, K दिया इन्होंने 4.5 गुणा 10 की घात कितनी है 3 सेकंड इनवर्स, तथा सक्रियण ऊर्जा भी दे दी EA। सक्रियण ऊर्जा कितनी दी बेटे, सक्रियण ऊर्जा दी है 60 किलो जूल प्रति मोल। तो किलो जूल की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती बेटे, इसे जूल में कन्वर्ट करो, यानी कि आप लगाओगे इसके आगे कितने जीरो, 3 जीरो लगाओगे, ये जाएगा 60,000 जूल प्रति मोल। अब क्या कह रहे, किस ताप पर के का मान इतना हो जाएगा, किस ताप पर, T2 पूछ रहे, T2 पूछ रहे, किस ताप पर K2 कितना हो जाएगा वेग स्थिरांक, 1.5 गुणा 10 की घात 4 सेकंड इनवर्स। ठीक है, ध्यान से देखियो जरा, लॉग K2 अपॉन K1 फार्मूला सिखाया था, कल भी न्यूमेरिकल कराए थे इस फार्मूले में, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ ब्रैकेट में हमने सिखाया था T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बताओ याद आया क्या, कुछ बच्चों के याद आया होगा, और कुछ बच्चों ने याद करा ही नहीं था, तो उनके याद कहाँ से आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटे, याद कर लेना, यदि नहीं करा था। K2 बताओ कितना है देख के, K2 है 1.5 गुणा 10 की घात 4, और K1 कितना है बेटे, K1 है 4.5 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, EA बताओ कितनी है, 60,000 है EA, 2.303 R की वैल्यू तो याद है, R होता है 8.314। T2 है हमारे पास, निकालना बेटे T2, तो ये तो निकालना है, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1 कितना है बेटे
T1 है हमारे पास 283, T1 लिख दिया 283 अपॉन T1 T2, यानी 283 इंटू T2। ध्यान से देखते रहेंगे, यूं बताओ 15 या 45 हो जाएगा ना। और ये देखो ध्यान से, 10 की घात 3 से 3 कट जाएगी, एक बचेगा 10, तो ऊपर बचेगा 10। ये लिख रहा मैं log 10, तो ऊपर बचा और नीचे है 3 इज इक्वल टू, इतने हिस्से को आप कर लेना सॉल्व। ये जो इतना हिस्सा है इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3133.63 गुणा, ध्यान से देखेंगे अब सब बच्चे, यदि मैं T2 के बटे में इसे पूरे को ले जाऊं तो T2 से T2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/283 माइनस, और यदि 283 के बटे में पूरे को ले जाऊं तो ये 283 से 283 कटेगा, यहाँ बचेगा 1/T2। देखो इतनी बात समझ में आ रही है आपके। अब यहाँ लगा दो आप नियम लॉग वाला, ये हो जाएगा log 10 माइनस log 3 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटे, इसे लिखोगे आप जो का तू 3133.63 गुणा, इसे भी अभी जो का तू रहने दो, 1/283 माइनस 1/T2। T2 किसी बच्चे का नाम भी तो होता है। log टाइम की वैल्यू होती है 1 और log 3 की होती है 0.4771 इज इक्वल टू 3133.63 इंटू, यदि तुम्हारे में से किसी का नाम T2 हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरा नाम T2 है, ठीक है। और तो फिर उसके जो है, अब क्या करेंगे बेटे, हम एक में से इसे घटाएंगे 0.4771 को। एक में से 0.4771 को जब आप घटाओगे तो यहां से लिख दूंगे, यहां से, तो ये आ जाएगा 0.5229 अपॉन, देखो मैं इस पूरी डिजिट को इसके अपॉन में लेके जा रहा, इस डिजिट को इधर अपॉन में तो ले ही जाना था, तो ये इसके अपॉन में ले आए हम 3133.63 तो था, इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या बचा बेटे, 1/283 माइनस 1/T2, तो मैं लिख रहा 1/283 बचा, और क्या बचा बेटे, और बचा माइनस का 1/T2। अब आप जब इसे भाग करोगे ना ऊपर वाली डिजिट को नीचे वाली डिजिट से, तो ये आ जाएगा 0.00017 इज इक्वल टू, ये क्या है 1/283 है, और बेटे ये क्या है माइनस का 1/T2 है। अब आप एक काम करो, माइनस के 1/T2 को इधर ले आओ, प्लस का 1/T2 हो जाएगा, और 1/283 तो रहने दो बेचारे को वहीं पर, इस डिजिट को उधर ले जाओ, माइनस की हो जाएगी 0.00017, ये हो जाएगा बेटे 1/T2 इज इक्वल टू 1/283 को जब दशमलव में बदलोगे तो ये आ जाएगा 0.0035 माइनस 0.00017, तो 1/T2 इज इक्वल टू, जब आप इसे घटाओगे तो 0.00333। तो यदि मैं कह दूं इसे पलट दो तो इसे भी पलट दोगे आप, इसके अपॉन 1 मान लो ना, तो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू, पलटो 1 अपॉन, क्या हो जाएगा बेटे 1/00333, ऐसा ही तो होगा। जब आप इसे T2 का वैल्यू निकालना चाहोगे, कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो आप एक काम करना ना, जब हमने इसे पलट दिया तो आप डेसिमल हटा दो, और डेसिमल हटा के ऊपर जीरो लगा दो, डेसिमल हटा के ऊपर बेटे जीरो लगाने लगा दो जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो T2 हो जाएगा बेटे, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 303, और मात्रक होगा इसका केल्विन, ये आंसर है आपका। या फिर आप इसे यदि डिग्री सी में देना चाह रहे तो 303 में से घटा देना है, हमें क्या घटाना है 273, तो इस बार हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री सी। तो यदि केल्विन में देना है तो 303 केल्विन है, और डिग्री सी में देना है तो 30 डिग्री सी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमारे पास है बेटे कौन सा क्वेश्चन है, अभ्यास का
अभ्यास का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखियो जरा, कभी आपके समझ में ही ना आवे, थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। वैसे मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप दे रखा, मैंने लिख लिया T1 इज इक्वल टू 298 केल्विन। 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10% पूर्ण होने का समय, 10% पूर्ण परसेंटेज है, तो प्रारंभिक मात्रा को तो मैं मान लूंगा 100 क्योंकि परसेंटेज है, और अंतिम मात्रा को मान लूंगा 10%। रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो 100 में से 10 पूरी होगी तो कितनी बची? 90% बची। अंतिम मात्रा 90% है। समझ में आया ना कैसे है? क्योंकि 10% कंप्लीट हो चुकी है तो अभिकारक बचा होगा बेटे 90%, इसलिए अंतिम मात्रा मैंने 90 ली या 90%। फिर क्या कह रहे हैं? पूर्ण होने का समय, पूर्ण होने का समय, मान लो वो समय जो है T है। T क्या है? समय। मान लो इतने समय में रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं? 308 केल्विन ताप पर, फिर टेम्परेचर दिया इन्होंने, यहां लिख लूं, फिर इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया 308 केल्विन। कह रहे 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। 25% हुई रिएक्शन, तो प्रारंभिक मात्रा R0 परसेंटेज है तो 100 ही लेनी पड़ेगी, और अंतिम मात्रा R लेनी पड़ेगी। 100 में से रिएक्शन हो चुकी है 25% कंप्लीट, तो अवशेष अभिकारक कितना होगा? 75%। और यूं कह रहे कि दोनों में समय लगता है बराबर, यानी कि दोनों का समय T है, इसका 10% और इसका 25% रिएक्शन जो हो रहा है सेम टाइम में हो रहा है। इन्होंने कहा 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। समझ रहे ना? दोनों का समय बराबर है। यदि A का मान 4 गुणा 10 की घात 10 सेकेंड इनवर्स, A का वैल्यू दे रखा, मैं यहां लिख लूं, A दे रखा, कितना दे रखा बेटे? 4 गुणा 10 की घात 10 सेकेंड इनवर्स। ए का मान 4 गुणा 10 की घात 10 सेकेंड इनवर्स हो तो 318 केल्विन ताप पर के तथा ई की गणना कीजिए। 318 केल्विन पर, यूं कह रहे कि यदि टेम्परेचर हो 318 केल्विन, तो एक तो आप निकाल के दिखा दो हमें, क्या क्या पूछा है इन्होंने? एक तो निकाल के दिखाओ आप हमें ई एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, और एक निकाल के दिखाओ वेग स्थिरांक के कितना होगा। चलो कोई बात नहीं, करेंगे। सबसे पहले एक काम कर रहे, सबसे पहले ई ए निकाल रहे, ई ए कितना है उसके लिए क्वेश्चन कर रहे। एक काम करो बेटे, इसके लिए जो सेकंड केस है इसके लिए समाकलित वेग समीकरण लगा रहे। चलो K2 इज इक्वल टू, मान लो इसका वेग स्थिरांक K2 है, इसका K1 है। K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, टाइम हमने T लिया था ना, दोनों का बराबर है, लॉग प्रारंभिक मात्रा बताइए इसकी कितनी है? 100, अंतिम मात्रा कितनी है? 75 अपॉन, अब आप इसके लिए लीजिए जरा समाकलित वेग समीकरण। K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग प्रारंभिक मात्रा तो इसकी थी 100 थी, अंतिम मात्रा कितनी बची थी इसकी? 90। 90 तो बची थी बेटे, यहाँ तो एक 0 से 0 कट जाएगा। अब एक काम कर लो आप, ये तो कट ही गए पूरे क्योंकि समय भी बराबर था इनमें। ये आ गया K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे आप सीधा, चलो नियम लगा दो, log 100 माइनस log 75 अपॉन, यहाँ क्या लिखूंगा बेटे? log 10 माइनस log 9, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे ना हम। ये हो जाएगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, log 100 की वैल्यू तो 2 होती है क्योंकि 2 जीरो हैं, और log 75 निकाल लोगे तो 1.875 आ जाएगा, अपॉन log 10 की वैल्यू 1 होती है, और log 9 की वैल्यू जब आप निकाल लोगे 3 या 9 करके निकाल लेना, आपकी मर्जी है, 0.954। अब क्या करेंगे बेटे? अब इन्हें घटाएंगे, ये आ जाएगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इसे घटाओगे तो आ जाएगा 0.125 अपॉन
0.046। तो हमारे पास बेटे K2/K1 आ गया है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को आगे चलाने के लिए। इसे जब आप भाग करोगे तो आ जाएगा 2.73। कितना आ जाएगा? 2.73 आ जाएगा। और ये कर लिया मैंने सुरक्षित। ठीक है, तो हमारे पास दोनों अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात आ गए हैं। पर अभी हमारे पास बेटे ई बिल्कुल भी नहीं आया है। ई निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ई के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा लॉग, फार्मूला मैंने सिखाया था आपको, K2/K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर, और ब्रैकेट में लिखते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है बेटे, अब वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। लॉग, बताओ K1/K2 की वैल्यू कितनी निकाल ली थी? 2.73 निकाल ली थी, इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 इंटू 8.314 आर की वैल्यू, और यहाँ रखेंगे हम T2 308। T1 कितना है बेटे? 298। टेम्परेचर शुरू में ही दे दिए थे इन्होंने, देखो ये लिखे हुए 308 298, और 298 गुणा 308। तो ये हो जाएगा log 2.73 को जब आप निकालोगे 0.4361 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू, चलो ब्रैकेट लगा दूं, ऊपर तो घटा के कितना आ जाएगा 10, और नीचे जब गुणा करोगे तो गुणा तो चलो बाद में कर लेंगे, 298 गुणा 308 ही रहने दो इसे। अब आपको निकालना है ई जब ई निकालना है इसकी 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 तो गुणा बटे में 10, तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू 0.4361 में गुणा करनी है 2.303 और गुणा करनी है 8.314 और गुणा करनी है 298 गुणा 308 और इन सब के बटे में लिखना है 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। जब आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा मैं इधर को लिख दूं, ई आ जाएगा 76640 जूल प्रति मोल, या तो ये आंसर दे दो आप। और यदि ये आंसर नहीं दे रहे तो बेटे आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को 3 अंक इधर लिया ना, 76.640 किलो जूल प्रति मोल। दोनों बिल्कुल सही उत्तर है, ये वाला भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा ई पर अभी इन्होंने एक चीज और भी तो पूछी सेकंड नंबर पे हमारे से। इन्होंने यूं कहा कि वेग स्थिरांक कितना होगा यदि टेम्परेचर कितना हो बेटे? टेम्परेचर कितना कह रहे थे? यदि टेम्परेचर हो 318 केल्विन, तो यदि टेम्परेचर 318 केल्विन है तो वेग स्थिरांक कितना होगा? कोई बात नहीं, देख रहे थे, सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। यदि बोर्ड पे आ जाए तो फार्मूला लगा रहे बेटे, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, आर्हेनियस समीकरण लगा रहा बेटे मैं लॉग वाला, ई अपॉन 2.303 RT। तो ये हो जाएगा आपका लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू तो दी थी इन्होंने, ए की वैल्यू दे रखी, देखो यारी ए की वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात 10, 4 गुणा 10 की घात 10 माइनस ई हमने अभी निकाल लिया। कितना निकाला हमने निकाला 76640 अपॉन 2.303, आर की वैल्यू आपके याद है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितने पे कह रहे थे? ये कह रहे थे 318 केल्विन, 318। तो ये हो जाएगा बेटे लॉग के इज इक्वल टू लॉग 4 गुणा 10 की घात 10 को जब निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 10.6021
और इसमें से जब इतने हिस्से को आप सॉल्व करोगे, इतने हिस्से को ही, तो ये आ जाएगा 12.5870। तो ये हो जाएगा बेटे log k इज इक्वल टू, जब आप इसे घटाओगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो ये आ जाएगा -1.9849। तो k जब निकालना है आपको, k कैसे निकलेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग, माइनस के 1.9849 का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और जब इसका एंटी लॉग आप लोगे तो ये आ जाएगा 1.035 गुणा 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स, ये आंसर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मतलब हम लॉग टेबल हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो बेटे दो बात है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। पहली बात तो यह है कि जिन क्वेश्चंस में लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, उन क्वेश्चंस के साथ यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन दिए गए आपको बोर्ड में, तो उन्हें इनके वैल्यू देने पड़ेंगे। किस तरह देने पड़ेंगे कि -1.9849 का एंटी लॉग इतना होता है, इस तरह देंगे या तो क्वेश्चन में, नहीं तो लॉग टेबल देंगे। वैसे जिन क्वेश्चंस में लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है उनके आने के चांस बहुत कम होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अभ्यास का 30वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इन्होंने कहा ताप में 293 केल्विन से, 293 केल्विन, T1 दे रखा है 293 केल्विन, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर, T2 दे रखा बेटे, कहां तक वृद्धि करी इन्होंने, 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। समझने वाली बात है, वेग कितने गुना हो जाता है, 4 गुना। भाई 4 गुना वेग हो रहा, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है K2/K1 इज इक्वल टू 4। लो भाई, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। EA हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं। क्या कह रहे बेटे, पूरी बात तो मैंने पढ़ी नहीं। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा यूं बताओ, आर का वैल्यू याद है आपके, 8.314 जूल मोल इनवर्स या जूल प्रति मोल। तो हमें निकालना है यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए चलो फार्मूला लगा रहे हैं, लॉग, ध्यान से देखियो, K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। देख लियो जो किसी का नाम T2 हो तो। K2/K1 कितना है, 4। ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू EA हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा बेटे 2.303। R की वैल्यू हमने लिख ली 8.314। T2 कितना था, T2 था हमारे पास 313 केल्विन माइनस, और T1 कितना है 293 केल्विन अपॉन 293 गुणा 313। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 EA अपॉन 2.303 गुणा 8.314, और इसे घटाओगे 313 में से, कितने आ जाएंगे, 20 बटे 293 गुणा 313। अब आप एक काम करो ना, EA निकालना, इसकी इन सब की तो कर दो गुणा और बटे में लिख दो 20। तो EA ऐसे निकलेगा, EA इज इक्वल टू 0.6020 में हमें गुणा करनी है 2.303 की, और फिर गुणा करनी है
8.314 की, और फिर ये दोनों टेम्परेचर हैं 293 313, 293 313, और अपॉन में इन सब के बोझ में दब गया बेचारा गरीब आदमी 20। ठीक है, EA, और ये साल भी चल रहा है 2020। जब इस सारे को मैटर को, जितना भी मैटर है, इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 52863 इतने जूल प्रति मोल। ठीक है, और या तो आप यही आंसर दे दो, यदि किलो जूल में देना तो आपको पता ही है, डेसिमल 3 डिजिट यहाँ कर देना, ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू 52.863, अब हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल। मर्जी आपकी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, हमारे देश के प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, पढ़ाई में नोट्स बनाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आए होंगे, और ये 4th यूनिट में हर एक टॉपिक को मैंने कवर करा है बेटे, हर एक टॉपिक को। और आपकी NCERT के जितने एग्जाम्पल्स हैं, पाठ्य निहित प्रश्न हैं, और NCERT की एक्सरसाइज के भी सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। बस मेरा कहना यह है बेटे, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। यदि आपको अपना भविष्य बहुत अच्छा बनाना है तो आपको बेटे पढ़ाई करोगे तो ही आपका भविष्य सबसे अच्छा बनेगा। पढ़ाई से आसान रास्ता कोई भी नहीं है भविष्य को अच्छा बनाने का। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।